हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 28 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और वुशियान छत पर बैठे सितारों को निहार रहे हैं। तभी वांगजी ने वुशियान से पूछा, काका, क्या आप मेरा संगीत सुनना चाहोगे? इस पर वुशियान बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वांगजी ने तुरंत अपने गुचन को समन कर लिया। अब देखते हैं आगे। अब वांगजी ने एक गहरी सांस ली, अपनी कोर को बिल्कुल शांत किया और पूरे ध्यान से वो अपनी बनाई हुई धुन बजाने लगा। इस धुन पर वो पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था। हालांकि उसने इसकी एंडिंग अभी नहीं सोची थी, फिर भी वो काम कर रहा था कि कौन सी धुन इसके साथ अच्छी जचेगी। वो चाहता था आखिरी धुन इतनी मधुर हो कि उसका असर बहुत देर तक सुनने वालों के याद में रहे। और अब जब वो बजा रहा था तब उसे समझ आया, ये धुन बजाने के लिए, खासकर उसका उत्तरार्ध बजाने के लिए, उसके गुचिन को एक और साथी की ज़रूरत है। एक बांसुरी के रवि के लिए तो उसने गुचिन पर ही पूरी धुन ख़त्म कर दी, जिसके ख़त्म होते ही बहुत दूर से बहुत ज़ोर की सीटी की आवाज़ आई और वांगजी बहुत ज़ोर से चौंक गया। उसके हस्बैंड तो बिल्कुल शांत थे। पूरा गाना सुनते वक्त उन्होंने एक भी हरकत नहीं की और अचानक से अंत में ये क्या कर दिया। ये सीटी सुनकर वांगजी को ऐसा लगने लगा रास्ते पर बैठा मनोरंजन करने वाला इंसान है। वांगजी का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी गुचिन को गायब कर दिया और उसके बदले अपने बिचैन को बुला लिया। वो उड़कर वहाँ से जाने वाला था, पर उसके उड़ने से पहले ही उसके हस्बैंड ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अचानक से एम्परर की सीटी सुनने के बाद वांगजी को ऐसा लगने लगा एम्परर उसे चिढ़ा रहे हैं। तभी विंग ने उसे कमर से पकड़ लिया और कहा, हे, कहाँ जाने की सोच रहे हो? विंग ने खींचकर वांगजी को तुरंत अपनी गोद में बिठा लिया और उससे कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, वो भी इतनी सुंदर धुन बजाने के बाद। तुमने तो मेरी आंखों में आंसू ला दिए। तुम सच में मेरे चांद हो। मुझे चिढ़ाइए मत। लांजा बुदबुदाया, जानबूझकर पीछे खिसक गया ताकि उसके हाथ में पकड़ी बिचैन एम्परर को चुभे। क्या? विंग चिल्लाया, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने तुरंत रोल किया, जिससे वांगजी जमीन पर आ गया और उसके ऊपर एम्परर। विंग कहने लगा, लांझा, सच में मैंने तुम्हें नहीं चिढ़ाया। अब फटाफट से मुझे इस गाने का नाम बताओ। मैंने इतनी सुंदर धुन बचपन से पहली बार सुनी है। वांगशियान। वांगजी तुरंत कहना चाहता था इस गाने का नाम वांगशियान है, पर वांगजी ये बोल ही नहीं पाया। शब्द आकर उसके गले पर ही रुक गए। वह अपने हस्बैंड के मास्क पर बने काले घेरों की तरफ देखने लगा। उसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसके हस्बैंड उसी की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये आखिरी चीज़ थी जो वो अभी भी अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, जब तक कि उसके हस्बैंड ने ये मास्क पहना हुआ है। वैसे तो विंग ने वांगजी को पूरी तरह से देख लिया था, न सिर्फ शरीर बल्कि उसके मन में भी झांका था। पर वांगजी के लिए संगीत ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए वांगजी बोल सकता था, वरना तो उसके शब्द ही नहीं निकलते। उसका संगीत उसके लिए बहुत निजी था, उसके शब्दों से भी ज़्यादा। तभी उसने अपने आप को बुदबुदाते हुए पाया, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब एक कर्ज ख़त्म हो जाएगा। वुशियान एक पल के लिए वांगजी को देखता ही रह गया, फिर बोला, अच्छा, और फिर वहाँ से उठने लगा, जैसे कि वो वांगजी के साथ एक हद में रहना चाहता हो। पर वांगजी ऐसा नहीं चाहता था। उसे एहसास हो गया एम्परर अपनी ची एनर्जी को काबू कर रहे हैं। वो वांगजी और खुद के बीच में एक दीवार बना रहे हैं और वांगजी ऐसा कैसे होने दे सकता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, वो आगे बढ़ा। उसने अपने दोनों पैर एम्परर के कमर पर कस लिए और उन्हें अपनी जगह पर ही थाम लिया, उसके करीब। अब वांगजी कहने लगा, आपको इस कर्ज को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी काका। उसके बाद
शायद मैं आपको बता पाऊँगा। वांगजी शब्दों के साथ खेलने में माहिर नहीं था, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उससे निकलने वाले शब्द एम्परर के मन में कोई गलत छाप ना छोड़ दे, जैसे वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो या लुभाने की। पर वो आगे बढ़ना चाहता था, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे भी धीरे धीरे ख़त्म करना चाहता था, पर हाँ, एक ही झटके में और पूरी तरह से नहीं। अब वांगजी की बेचैन फिर से अपनी जगह पर मतलब जियानगुन पाउच में चली गई। वांगजी ने अपने खाली हाथों से अपने हस्बैंड के कंधे पकड़ लिए। तभी एम्परर कहने लगे, अच्छा ऐसा क्या? ये मेरा रिवॉर्ड होगा, पर मुझे लगा था कि क्लाउड रिसेसेस में घुस देना मना है। विंग चौंक कर पूछ रहा था। वो फिर से एक बार वांगजी के ऊपर आ गया था और वांगजी ने भी राहत की सांस ली थी। ऊपर से उसने अपने पंजे भी जोर से कस लिए थे। तभी वांगजी ने कहा, हाँ पर ये अलग है, आप मेरे हस्बैंड हो। अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है, मतलब तुम अपने हस्बैंड को घूस दे सकते हो प्यारे प्यारे गानों के ज़रिए और बंद दरवाजे के पीछे उसे छू भी सकते हो। ऐसा क्या लांझा, लॉन मैरिजेस ऐसे चलते हैं? अब विंग की आवाज़ और गहरी हो रही थी। उसने अपने शरीर से वांगजी को पूरी तरह से ढक लिया था। सिर्फ गानों के ज़रिए नहीं, पर वांगजी कहना चाहता था, पर तुरंत ही उसकी आह निकल गई जब उसके हस्बैंड ने जानबूझकर उसके शरीर पर अपने शरीर से रब करना शुरू किया। सिर्फ गाना नहीं तो क्या मेरे जान, क्या तुम अपने शरीर का भी इस्तेमाल करना चाहते हो? विंग ने अब उसे चढ़ाना जारी रखा, साथ में रब करना भी। वो लगातार वांगजी को परेशान करते हुए बोला, जब मैं चाहूँ तब। तभी वांगजी ने कहा, काका हम खुले में हैं। पर तुरंत ही वांगजी ने आंखें बंद करके अपना सर पीछे छुपा लिया जब विंग उसके सबसे ज़्यादा नाजुक भाग पर ज़ोर ज़ोर से रब करने लगा। विंग ने कहा, क्या बेतुकी बात है, कोई हमें यहाँ नहीं देख सकता, और अगर वो देखना भी चाहे तब भी मैं उन्हें नहीं देखने दूंगा। मैंने तुम्हें पूरी तरह से ढक लिया है, इसीलिए कि तुम इस हालत में किसी और के नज़र में ना आओ। अब ये सब सहना वांगजी के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने अपना निचला होठ चबा लिया, साथ ही अपने हाथ और भी ज़ोर से कस लिए। तभी विंग ने वांगजी के पैर ऊपर उठाए और उसे बिल्कुल अपने हिसाब से मोड़ लिया। विंग बोला, मैं एम्परर हूँ और तुम मेरे किंग हो, तो वो क्या कर सकते हैं? कोई और क्या कर सकता है? मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुम्हें पा सकता हूँ। जिस फर्श पर वो लेटे थे उस फर्श पर दरारें आने लगी। तभी वांगजी जोर से चिल्लाया, खखो। वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। शुक्र है पहले की तरह उसने अपने पानी से एम्परर को स्नान नहीं कराया, पर हाँ, वो बहुत बुरी तरह से गीला हो चुका था। उसे अपने कपड़े उतारने का मन कर रहा था। उन गीले कपड़ों की वजह से बेचैन होकर वो अपनी जगह बदलने की सोच रहा था। तभी वो चिल्लाया, गो। वो ऐसे किसी के सामने नहीं चिल्लाया था, बच्चों की तरह। जब बच्चा था तब भी नहीं, पर अभी वो अपने हस्बैंड से कंप्लेंट कर रहा था, गो मेरे पैंट्स गीले हो गए हैं। विंग ने कहा, अयो फिर तो हम उसे नहीं रख सकते। और तुरंत ही उसके पैंट्स कमर से नीचे खींच लिए गए, जो कि सीधा उसके बूट्स में जाकर अटक गए। इससे विंग जोर से हंस दिया, जिसके साथ ही उसने बूट्स और पैंट्स दोनों उतार कर छत से सीधा नीचे फेंक दिए। पर वांगजी को इस बात के लिए कंप्लेन करने तक का समय नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल उसके हस्बैंड अपने कपड़े उतार रहे थे। सबसे पहले उनकी इम्पीरियल बेल्ट निकली, जिसने वांगजी के पैंट्स के पीछे पीछे अपनी राह बना ली। तुरंत ही उनके खुद के भी पैंट्स निकल गए और उनके प्राइड ने तुरंत वांगजी को दर्शन दिए। वांगजी की तो उन्हें देखकर ही सांस फूल गई, साथ ही उसके पैर भी उनके स्वागत में झुक गए। विंग ने अब एक पल की भी देरी नहीं की। तुरंत उन्होंने अपना बड़े वाला प्राइड वांगजी के अंदर डाल दिया। दूसरा प्राइड अभी भी वांगजी को ऊपर से परेशान कर रहा था।
और विंग वांगची को चिढ़ा रहा था। सानर, अपनी तरफ देखो, ऐसा लग रहा है तुम जन्मों के भूखे हो। वांगची इस बात का जवाब तो देना चाहता था, पर उसकी सांसें इतनी भारी हो रही थी कि मुंह खोलने के बाद भी उसे कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। और दूसरी तरफ एम्परर तो थे ही उसे और परेशान करने के लिए। उधर वांगची चाहता था उसे कुछ तो मिले अपने होठों पे, अपने मुंह में। उसने तुरंत विंग का एक हाथ पकड़ लिया, उसकी 2 उंगलियां उसने अपने मुंह में डाल दी। और इस बात से एम्परर पर बहुत असर हुआ। न सिर्फ वो ये कहकर चिल्लाए, लांझा तुम तो मुझे मार ही डालोगे, बल्कि उन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी। और अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जितना जोर वांगची उन उंगलियों पर लगा रहा था, उतना ही उसे रिटर्न में मिल रहा था। वो दोनों अपने में इतना खो गए कि उनका ध्यान ही नहीं गया। उनके नीचे की फर्श अब आवाज़ करते हुए टूटने लगी थी। और जैसे ही वो फर्श टूटकर नीचे गिर गई, वांगची पूरी तरह से हवा में आ गया। और गिरने के डर से उसने तुरंत अपने हस्बैंड को और भी ज़ोर से पकड़ लिया, मानो वो उनसे लिपट गया। वांगची ने उनके ऊपर ओढ़ा हुआ विंग का चोगा भी लात मारकर दूर फेंक दिया। अब उसके खुले पैर ठंडी हवा के चपेट में आ गए। अब वांगची अपने हस्बैंड की पीठ पर एड़ी से दबाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। और एम्परर बस इस बात को जानकर हंस दिए और एक साथ सब तरफ से वांगची से दूर हट गए। वांगची ने तुरंत नाराज़गी जताई, पर एम्परर तुरंत खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने वांगची को भी उठा लिया। वांगची, जो पूरी तरह से एम्परर के रहम पर था, उसने वापस से एम्परर के कंधे ठीक से पकड़ लिए। और एम्परर ने अब वांगची को अपने प्राइड पर बिठाया दोनों तरफ से। ऐसा लग रहा था वांगची के अंदर अब जान ही नहीं बची है। पर थोड़ी देर बाद वो होश में आया और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया अब वो छत पर नहीं है, बल्कि वो अपने कमरे में वापस आ गए हैं। वैसे जैसा वांगची ने सोचा था कि उसके हस्बैंड के प्राइड आज तो उसे चीर कर ही रख देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। पर उसकी नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं थी और ना ही इस बात की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसे अपने पेट के अंदर साफ महसूस हो रहे थे। वांगची बहुत गहरी सांसें ले रहा था, फिर भी विंग को कंधे से पकड़कर और नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। और जितना कोशिश कर रहा था, उतने ही अपने नाखून विंग के कंधे में चुभा रहा था। इतना ही नहीं, वो ची एनर्जी का इस्तेमाल करके और नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए तो ऐसा लगने लगा कि विंग बस खड़ा है और जो कुछ कर रहा है वो बस वांगची कर रहा था। और सही भी था। इस सब के बीच में अचानक से विंग रुक गया, सीटी बजाने लगा। ऊपर से वांगची की कमर को अपने हाथों के बीच पकड़ लिया और उसी धुन को बजाते हुए जो वांगची ने अभी अभी सुनाई, वो बस आगे चलने लगा अपने कमरे में, वांगची को उसी हालत में उसी जगह पर थामे हुए। एक हाथ से वो अपने कपड़े उतारने लगा, साथ ही वांगची के भी। वांगची बहुत कोशिश कर रहा था वो थोड़ा तो हिले, पर उसके हस्बैंड ने उसे बिल्कुल एक ही जगह पर थाम लिया था, अभी सिर्फ एक हाथ से। पर वांगची आखिरकार इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि उसने आगे बढ़कर अपने हस्बैंड के चेस्ट पर इतनी ज़ोर से काट लिया कि विंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। ओह माय, कैसे जंगली लड़के से मेरा पाला पड़ा है। उसके हस्बैंड ने साय किया और कहा, आशा करता हूँ कि इससे मुझे कोई बीमारी ना हो। वांगची इस बात पर अपने दांत पीसने लगा। वो बहुत गुस्सा करना चाहता था, पर विंग ने उसे ऊपर उठा लिया, बस उतना जितना उसके प्राइड की नोक वांगची के अंदर रहे। और अगले ही पल वांगची अपनी जगह पर वापस आ चुका था, जोर से चिल्लाते हुए। विंग फिर से बोला, तुम तो सच में जंगली जानवर हो। उसने वही हरकत दोबारा की, फिर एक और बार, और फिर कहने लगा, मैं तो बिल्कुल एक बेचारा सा हेल्पलेस ड्रैगन हूँ जिसे ये बीस्ट बुरी तरह से तबाह कर रहा है। पता नहीं ये बीस्ट मुझे छोड़ेगा भी या नहीं।
विंग ने नौटंकी वाली साय की और फिर वो अपने बेड पर बैठ गया, अंगीठी के पास वाले जो अब फिर से एक बार सही से बन गया था। विंग आराम से लेट गया और अब जाकर उसने वांगजी की कमर छोड़ दी और दोनों हाथ अपने सर के पीछे डाल दिए, जैसे उसने तकिया बना लिया हो, और वो वांगजी की तरफ देखने लगा, बिल्कुल आराम से। अब वांगजी ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही वो आज़ाद हो गया, उसने तुरंत अपनी कमान संभाल ली, दोनों पैर मोड़ लिए और ऊपर नीचे करते हुए खुद को प्लेजर करने लगा। वो दांत पीसते हुए और ताकत लगाने लगा और कोशिश करने लगा। साथ ही अपने हाथ उसने अपने हस्बैंड के कपड़ों में डाल दिए, जिनके फटने की आवाज़ से वांगजी को और भी जोश आ गया। बहुत गहरी सांसें लेने की वजह से, साथ ही जोर लगाने से, अब वांगजी की चेस्ट पर बंधा कपड़ा भी फटकर उससे अलग हो गया और अब वांगजी की चेस्ट भी उस लय में झूलने लगी। साथ ही विंग के अंदर कुछ तो बदल गया। उसके चेहरे पर मास्क था, फिर भी वांगजी समझ रहा था कि वो स्मग कर रहा है। वांगजी के रोब्स पूरी तरह से टूटकर अलग हो गए थे, बस गले के पास वाली एम्ब्रॉयडरी रह गई थी, जो वांगजी ने वैसे ही रहने दी, जो उसके नृत्य के साथ वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। और बाकी बचे रोब्स को वांगजी ने अपने से अलग करते हुए अपने हस्बैंड के चेहरे पर फेंक दिया और वापस से अपने काम पर फोकस करने लगा। विंग जोर से हंसा और तुरंत ही उन रोब्स की कैद से आज़ाद हो गया। अगले ही पल जो उसने देखा, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जोर से चिल्लाया जब उसने वांगजी को इस तरह से अपने ऊपर नृत्य करते हुए देखा। विंग जोर से चिल्लाया, सानर, जरा देखो अपनी तरफ, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। मैं तो अपना संतुलन खो दूंगा। अब ये मेरा सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। मैंने सोच लिया है, मैं इस चीज़ के ऊपर एक कविता भी लिखने वाला हूँ। विंग ने तुरंत अपने हाथ वांगजी की छाती के नीचे ला दिए, जिससे वांगजी के हर हलचल के साथ उसके हाथ पर एक हल्की सी चपेट महसूस हो। तो वांगजी का मुंह इतना फूल गया कि वो गुस्से से फट ही जाता, पर इसके विपरीत वांगजी हंस दिया। उसने इतनी वाहियात तारीफ कभी नहीं सुनी थी। चुप भी करो, वांगजी बोला, पर उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए थे। अब उसने और भी थोड़े से करतब दिखाने शुरू किए, पर तभी उसकी नज़र अपने हस्बैंड के एंटीलर्स पर गई, उनकी चमक पर गई, और अगले ही पल वांगजी ने स्मग करते हुए खुद को आगे बढ़ाया और अपने हस्बैंड के एंटीलर्स को पकड़ लिया। और अगले ही पल विंग जोर से चिल्ला उठा। जो इतनी देर तक आराम से लेटा हुआ था, वो अचानक से सीधा हो गया। उसने खुद को बुरी तरह से मोड़कर वांगजी के चेस्ट में अपना चेहरा छुपा लिया। वांगजी को तो एक पल के लिए लगा विंग की सांस अटक जाएगी, पर विंग तो और भी आगे बढ़ा। अब वांगजी भी थक कर एक दो बार ऊपर उठा। उसने अपने हस्बैंड के एंटीलर्स और भी जोर से पकड़ लिए थे और तभी वो मुड़ने लगा। उसकी चरम सीमा नज़दीक आ गई थी। दोबारा से वांगजी चाहता था विंग भी उसके साथ ही चरम सीमा पर पहुंचे, पर विंग जोर से चिल्लाया। वो अभी भी अपना चेहरा वांगजी की चेस्ट में छुपाए हुए था, पर तभी उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और वांगजी की चेस्ट पर इतने जोर से दबाया कि वो फिर से एक बार चरम सीमा पर पहुंच गया। लहरों के ऊपर लहरें उठने लगी और विंग जोर से चिल्लाया, देखा तुमने क्या किया? क्या तुम्हें ये पसंद आया? इस पर वांगजी भी जोर से चिल्लाया। अब वो पूरी तरह से थक चुका था, उसका पेट पूरी तरह से भर गया था। वांगजी को लगा कि अब बस हो गया, पर ऐसा नहीं था। विंग ने तुरंत उनकी स्थिति बदल ली। अब वांगजी नीचे था और विंग उसके पेट पर आ गया था, क्योंकि विंग का एक प्राइड अभी भी अपनी पहली अवस्था में ही था। वो वांगजी के चेस्ट पर आते हुए बोला, अब मैं यहाँ आऊँगा। अब विंग ने अपने दोनों हाथों से
वांगजी की चेस्ट को टाइटली पकड़ लिया और फिर खुद को प्लेजर करने लगा। वांगजी को लगा कि अब तक विंग की पीठ को तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो अब उसने भी विंग के पीठ पर हाथ फिराना शुरू किया। इस पर विंग चिल्लाया, वांगजी, ऐसे तो मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा। और तुरंत ही विंग चिल्लाते हुए वांगजी के पूरे चेहरे पर आ गया। वांगजी अब आंखें खोलकर विंग के पेट की तरफ देखने लगा, जो सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। विंग कह रहा था, लांझा, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा कि वो अब सो जाएगा, पर उसकी तो पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे कुछ समझ आया। वो बोलने वाला था, पर तभी उसने कहा, काका, हम तो ड्यूल कल्टीवेशन करना भूल ही गए। अरे हाँ, विंग बोला, ऐसा लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो, पर इस तरह से पूरी तरह से थक जाने के बाद मुझे लगता है कि दोबारा जगने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और तब तक हम कुछ और करें? विंग ने पूछा। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। अब विंग वांगजी को उनके मैरिटल बेड पर ले गया। अब तक वो अरहट बेड पर थे, मतलब उनके बेड के बगल में जो बिस्तर बिछाया हुआ था उस पर अभी वो उनके एक्चुअल शादी के बेड पर जा रहे थे, जो अभी पूरी तरह से ठीक हो गया था। वहाँ जाते ही विंग की चुटकी बजाते ही बेड के हर तरफ सारे पर्दे आ गए और अंदर अंधेरा हो गया। वो इतना घना था कि वांगजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विंग उसके कान के पास आकर बुदबुदाया, शुक्र है कि मैंने ये कला भी सीखी है। अभी विंग के चेहरे पर मास्क नहीं था। वांगजी उसे साफ महसूस कर पा रहा था। तभी विंग ने तुरंत वांगजी के होठों पर अपने होठ क्रश कर दिए। अब तो उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। अब वांगजी चुपचाप लेटा हुआ था और विंग पूरा काम कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी मास्क नहीं था और इस बात का फ़ायदा दोनों उठा रहे थे। वांगजी की हर नाजुक जगह पर विंग अपने होठों से छू रहा था और दूसरी तरफ वांगजी विंग के चेहरे को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। छूकर उसे अब भी ऐसा लगता था कि उसके हस्बैंड के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि होलीजन के रूप में वो अपना चेहरा वैसे की वैसे दिखाए। फिर भी उसे ऐसा लगता था कि हाँ, होलीजन का चेहरा उनका अपना चेहरा है। उस रात वांगजी के सपने में वो छोटा बच्चा वापस से आया, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा था। एक छोटा आइंग। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।